वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 लेकर आई हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो आइए जानते हैं धातु किसे कहते हैं। धातु ऊष्मा के सुचालक हैं तथा इनके गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। धातु की सतह चमकदार होती है और जो ये धातु का ये वाला गुणधर्म है इसे धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है। इसके जो ये धातु का गुणधर्म है इस वाले गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। जो आपका मेटल है, मेटल के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। मतलब धातु को खींच के एक पतला तार भी बना सकते हैं और इसे आप कहेंगे तन्यता। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। नॉर्मली क्या होता है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं, ध्वनिक या फिर सोनोरस ये कहते हैं। जैसे स्कूल में देखा होगा आपने, स्कूल की घंटी धातु की बनी रहती है, इसे ध्वनिक कहते हैं। जब घंटी बजाते हैं मीन्स की धातु कठोर सतह से टकराती है तो आवाज आती है ना, वहां पे उसे ध्वनिक कहेंगे। आइए अधातु के बारे में कुछ जानते हैं। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है। जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस होती हैं या फिर वो गैस होती हैं। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु होता है मरकरी। जो होता है, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। गैलियम और सीजियम इनका गलनांक बहुत कम होता है। और देखा होगा आपने आयोडीन, आयोडीन जो है, आयोडीन एक अधातु है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। कार्बन एक ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का ही एक अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन एक अन्य कार्बन के जो दूसरे अपर रूप होते हैं वो है ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक होता है जो। और क्षारीय धातुएं देख लीजिए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। आइए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो, फर्स्ट है आपका, कमरे के ताप पर द्रव होती है। पारा या मरकरी कहते हैं इसे। सेकंड है आपका, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, मैंने अभी डिस्कस किया था आगे। इसका आंसर है सोडियम। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है सिल्वर या कॉपर। ऊष्मा की कुचालक होती है लेड या मरकरी। फिर है आघातवर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। इसे हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए धातुओं का वायु में दहन। जो सभी धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। एक एग्जाम्पल देखिए, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। देखिए इसकी इक्वेशन, 2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2CuO। ये आपका कॉपर ऑक्साइड है ब्लैक कलर का। अब देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अब देखिए एनोडीकरण, जिसे आप एनोडाइजिंग भी कह सकते हैं।
क्या होता है एनोडाइजिंग? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे आप एनोडाइजिंग कहेंगे। ठीक है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। धातु जब जल के साथ रिएक्शन करती है तो क्या होता है? जब वाटर के साथ रिएक्शन करने पर धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। लेकिन जो सारी धातुएं होती हैं वो जल के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। तो धातु प्लस वाटर इज इक्वल टू धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। फिर धातु ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके धातु हाइड्रोक्साइड देती है। जैसे पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से रिएक्ट करती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। और जो मैग्नीशियम है वो शीतल जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब इसकी रिएक्शन देखिए, ये है 2K प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2KOH प्लस H2 प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए 2Na प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस H2 प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। अब देखिए धातु जब अम्ल के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है? धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। धातु प्लस तनु अम्ल इज इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन। जब धातुएं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो H2 जो आपका H2 उत्पन्न होगा उसको ऑक्सीकृत करके जल में चेंज कर देता है और खुद नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड जैसे N2O, NO और NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन जो मैग्नीशियम और मैग्नीज हैं वो अतितनु HNO3 के साथ रिएक्ट करके H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। एक्वा रेजिया अम्लराज किसे कहते हैं? एक्वा रेजिया जो है वो रॉयल जल का लैटिन शब्द है। 3:1 के रेशियो में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं सांद्र नाइट्रिक एसिड का ताजा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है। एक्वा रेजिया भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक भी होता है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। देखिए दी रिएक्टिविटी सीरीज सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की उनकी क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। मीन्स कि इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसे व्यवस्थित किया गया है। इसमें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातु होगा वो सबसे टॉप में होगा। जैसे कि पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और जो सबसे बॉटम पर होगा वो सबसे कम अभिक्रियाशील होगा। देखिए KNaCaMgAlZnFePb हाइड्रोजन, कॉपर HgAgAu, ये इसकी रिएक्टिविटी सीरीज है। जो पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातुएं जो होंगी वो ये होंगी, ठीक है। और जो हाइड्रोजन से कम सक्रिय धातुएं होंगी वो ये होंगी। और इसमें भी सबसे कम जो रिएक्टिव होगा वो Au होगा, ठीक है। सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है?
जो आपकी सोडियम होती है, सोडियम तथा पोटेशियम जो दोनों धातुएं होती हैं, ये इतनी तेजी से रिएक्शन करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ सकती हैं। इसलिए इन्हें सेफ रखने के लिए, आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है। अब देखिए इन रिएक्शंस के लिए आपको इक्वेशंस लिखनी है। फर्स्ट है भाप के साथ आयरन की रिएक्शन, इसकी केमिकल इक्वेशन देनी है। अब देखिए आयरन की भाप से रिएक्शन करने पे क्या होता है, 3Fe प्लस 4H2O, ये आपका भाप है, इज इक्वल टू क्या बनेगा, Fe3O4 जो आपका सॉलिड है प्लस 4H2, सॉरी ये गैस है। देखिए ये आपका आयरन हो गया, ये आपका भाप हो गया, इसकी रिएक्शन करके बना Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। फिर नेक्स्ट है आपका जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की रिएक्शन। नेक्स्ट था आपका वाटर के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की रिएक्शन देनी थी, तो मैंने दोनों को अलग अलग करके दिखा दिया। देखिए पहले कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन देखिए, Ca जो आपका सॉलिड है प्लस 2H2O जो आपका लिक्विड है, मीन्स ये वाटर है, क्या बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, ये भी सॉलिड है प्लस H2 जो आपकी गैस रिलीज हो रही है। नेक्स्ट देखिए पोटेशियम की वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होती है, 2K सॉलिड है प्लस 2H2O जो लिक्विड है इज इक्वल टू 2KOH जो एक्वस है प्लस H2 गैस रिलीज हो रही है इसमें भी।